हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, टाइम पर पंचुअल होके करिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ जबकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देने, अगर क्या देना ही देना है तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब समय नहीं है तो यूटिलाइज़ कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी थोड़ी सी पेन उठाएंगे तो आगे आपको रिजल्ट मिलने के बाद खुशी ही होगी, ठीक है। वो खुशी अच्छी होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ओके। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलेगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया ज़रूर कर दें। आज की इस क्लास में हम आपको सामाजिक अध्ययन का आराधन सीरीज से पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, क्लियर। आज मैं आपको वेरी शॉर्ट करवाऊंगी। वेरी शॉर्ट से प्रश्न आता है, इसका वेरी शॉर्ट का लिखने वाला कभी ऑब्जेक्टिव हो जाता है और कभी ऑब्जेक्टिव वाला वेरी शॉर्ट हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिलता जुलता है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? आइए यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं वेरी शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का, मैं इसको जूम कर दे रही हूँ ताकि सबको क्लियर दिखाई दे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पर बृहद्रथ है। ये 2020 का आया प्रश्न है, अक्टूबर में पेपर हुआ था। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, बृहद्रथ था, बृहद्रथ, ठीक है। बहुत बार आता है, तो एक बात ये नोटिस करिएगा कि जब मौर्य का पूछा है तो आपने और जो साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ उनके भी जो लास्ट वाले शासक हैं उनका भी नाम मेंशन कर लिए, यही बगल में लिख लीजिएगा ताकि आप ये तीनों एक जितने साम्राज्य हैं तीनों का आप याद करके रखे रहो, क्लियर। आओ आगे। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर कहाँ, कितनी बार ये आ चुका है? ये देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो इसी तरह जैसे दशावतार मंदिर दिया है, ऐसे कई सारे मंदिरों के बारे में और है, तो उनके बारे में भी 2-3 यहाँ पर ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आप एक के साथ आपको 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर है। अपनी सीरीज़ में इस्तेमाल करके अच्छे से सोच के चलिए कि आपको इस तरह आया है तो इस तरह आने की और भी चांसेस हैं जो आपने पढ़ रखी है पहले से। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? द गयासुद्दीन तुगलक। मेरे साथ आप लोग भी लिखिए और आप लोग भी बोलिए क्योंकि मैं ये चीज़ जो करवा रही हूँ आपने पढ़ा है लेकिन रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज ही करेंगे तो हमारी हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। एक किताब को 10 बार ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू 10 किताब को पढ़ना, ठीक है। तो एक चीज़ पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कंठस्थ हो जाए, सॉलिड हो जाए, नंबर तो फिर मिलना ही मिलना, कहाँ जाएगा नंबर आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, चौथा देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, काशी भी मिल सकता है, बनारस भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की रॉक्स होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। कौन कौन सी रॉक? इग्निशियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक होती है, यानी कि अग्नेय, अवसादी और कायांतित। कायांतित को रूपांतरित भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कायांतित को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक साथ ही साथ आपको काम क्या करना पता है, एक यहाँ पर अग्नि का एक उदाहरण लिख लो, एक यहाँ पर औषधि का लिख लो, आप एक आयांत्रित का लिख लो, एक एग्जाम्पल भी साथ ही साथ लिख लो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको नाम का नाम याद हो जाएगा, उदाहरण का उदाहरण याद हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए नंबर गेन करने का तरीका क्या होता है। आप नंबर तय फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर तो दिया लेकिन आप नंबर नहीं पाए क्यों नहीं पता है? आप लोग को वो लिखने की कला नहीं आई। आप लोग अब जैसे, हाँ, अब मैं पेपर देती और यही प्रश्न मुझसे पूछा जाता तो मैं ये तीनों चीज़ लिखती, और कैसे लिखती पता है? जिस तरह ये लिखे मैं इनकी तरह ना लिखती, ये 3 लिखती, उसके बाद लिखती अग्नि, ठीक है। अग्नि लिखने के बाद डैश छोड़ती 2 लाइन का, फिर अवसादी, फिर ये, इस तरह लिखना चाहिए। 1 नंबर का तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप वहाँ पर जाकर बस खाना पूर्ति करो, तो खाना पूर्ति करोगे तो टीचर ने भी खाना पूर्ति की आपके साथ। अब अग्नि लिखने के बाद मैं 2 उदाहरण अग्नि का लिखती, 2 उदाहरण औषधि का लिखती और 2 उदाहरण मैं कार्यान्तित का लिखती, तब मुझे नंबर मिला है ना, तब मेरे परसेंटेज अच्छे हैं ना। तो इसी से आप लोग ने ये चीज़ सीखा ही नहीं। मैं 1000 बार आपको यही बताती हूँ कि जो लिखिए वो लिखने के तरीक़ों को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि देखने के बाद टीचर कहे कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, कि पूरी चीज़ लिख के रखा है जिसका मतलब उसको जानकारी है। यही आपको जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको ये चीज़ एनालिसिस करवानी है आपको, ठीक है। बाकी कोई पढ़ता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आने वाला है, फिलहाल दिसंबर में भी आएगा। आगे चलिए, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सबको पता है कि एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। विश्व के लिए कौन है? भारत के लिए कौन है? ये भी, ठीक है। भारत का सबको पता है स्वामीनाथन है, और विश्व के लिए वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऐसे कुछ नाम है ना उनका, वही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नाम भी। ज्वार भाटा कब आता है? तो राइट आंसर है पूर्णिमा के दिन जो है ये ज्वार भाटा ज़रूर से ज़रूर आता है। आगे आइए,
नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है, कहाँ के आप सिटीजन है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये 5 से लेके 11 के अंतर्गत आपको बताई जा रही है। ठीक है, कहाँ से? 5 से 11 के अंतर्गत। आगे आइए, खलजी वंश के 2 शासक का नाम बताइए। कोई भी 2 शासक का नाम, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन खलजी, और एक क्या कहते हैं, बहुत सारे थे ना, गयासुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, बयास, और वो बरीदुद्दीन खलजी भी करके, ऐसे 3-4 नाम हैं। जलालुद्दीन खलजी, बहाउद्दीन खलजी, ऐसे कोई भी आप नाम बता सकते हो, कई सारे खलजी हैं। ठीक है, आगे चलें, आइए आगे देखिए क्या है यहाँ पर। क्लियर है, 10 क्वेश्चन हो गया, 11 पे। स्थायी पवन किसे कहते हैं? स्थायी का मतलब परमानेंट, फिक्स्ड। ठीक है, स्टैटिक भी कह सकते हैं एक प्रकार से, कांस्टेंट भी कह सकते हैं एक प्रकार से। स्थायी पवन क्या होती है? ऐसी पवन जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती है, उसको स्थायी। एक ऐसी हवा जो साल भर एक ही डायरेक्शन में और पूरे साल, पूरे इंटायर ईयर रहती है, उसको हम कहते हैं स्थायी पवन, जो परमानेंट रहती है। क्लियर, आगे आइए। सेकुलस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सेकुलस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में सेकुलस ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। बाद में जब हार गया तो अपनी बेटी की शादी कर दिया था। ठीक है, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से हो गई थी। आगे आइए नेक्स्ट। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र सबसे बड़ा था। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य या नगर कह सकते हैं, तो वो पाटलिपुत्र था। कहाँ पर था? क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, जो गंगानगर सोन संगम के किनारे पर बसा हुआ था। आगे आइए, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मौर्य शासन, मौर्य काल, मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का जो ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसके मंडल में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है, they are 30 मेंबर। कितने मेंबर? 30 मेंबर्स थे। 30 मेंबर्स थे, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 6 समितियाँ भी थी। ध्यान रखिएगा, 6 समितियाँ थी और हर एक समिति में 5-5 मेंबर थे, तो 30 मेंबर टोटल हो गए। क्लियर, ध्यान रखिएगा, आपको मैंने इसलिए इसको बताया कि कितने में क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें थी। आगे आइए नेक्स्ट। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है, नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहते हैं और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? राजुक कहते हैं। इसका जो ये दिया हुआ है ना, ये काफ़ी वेरी करता है। बहुत सारी बुक में मैंने इसको देखा, मेरे पास 3-4 बुक ICSE की 2-3 किताबें हैं, CBSE की भी है, तो इस चीज़ को मैंने उसमें फाइंड किया तो सब में, और वैसे भी देखा 1-2 हिंदी की भी है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ना ये जो मौर्य शासन में नगर वाली की बात है, इसको नागर लिखा मुझे मिला, नागरक मिला, सॉरी नागरक। ठीक है, नगर के लिए जो ये व्यवहारिक महामात्र दिया हुआ है, ये दिया है नागरक। और जो ये जनपद के लिए न्यायाधीश की बात बताई थी, हमको इसका धर्म न्यायालय मिल रहा था। कई जगह मुझे ये चीज़ देखने को मिली। फिलहाल के लिए, अब अभी एकदम सर्टेनिटी तो नहीं है, तो आप कोई भी लिख दीजिएगा, सही माना जाएगा फिलहाल के लिए। चलो आगे आ जाओ। भूमि कर एकत्र करने वाले, लैंड का जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो उनको अग्रिम भी कहीं कहीं दिखा और अग्रम भी दिखा है, दोनों सही है। यहाँ आगे चलें, चलो आगे 17 पे आओ। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या होता है? तीर्थ क्या है? तो सेना शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई भागों में विभक्त था, उन्हें हम तीर्थ कहते थे। ये तो राजन वालों ने जो सीरीज बनाई है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीर्थ का मतलब होता है उच्च अधिकारी। मौर्य प्रशासन में जो शासन व्यवस्था थी, उसमें जो उच्च स्तर के, हाई लेवल के जो अधिकारी थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, जो अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी खासी सैलरी पे थे, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता है? सबको पता है कि अमित्रघात के नाम से, या शत्रुओं का संहारक अमित्रघात का मतलब है। ठीक है, हाँ आगे आइए। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? अशोक के धम्म के बारे में आप जानते हैं, ये किसका अनुमोदन करता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का। किसका करता है? वसुधैव कुटुंबकम का। आगे आइए। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? सबको पता है कि 4 वर्णों में था। ये 4 प्रश्न वाला भी आएगा, लिखने को भी आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से मैं ये वाली कैटेगरी में आती हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, बाकी आप लोग का नहीं जानती हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए कि आप किस कुल के हैं, किस जात के हैं, गोत्र क्या है आपका, क्या आप क्या कहलाते हैं, ये सब आपको अपने बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था।
आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था, रीजन क्या था इनका डिस्ट्रॉय होने का, खत्म होने का। तो मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण, अशोक के बाद कोई अच्छा सा राजा ही नहीं बचा, सब ऐसे कम कुपोषण के अधिकारी, नालायक टाइप के, किसी काम के नहीं हुए, सब उनको मार के भगा देते थे, अक्सर देखने को यही मिला हुआ है। अयोग्य हो गया, अयोग्य उत्तराधिकारी हो गया, और उसके बाद फिर जो है उनके जो चेले चापलूस वगैरह थे वो खुद ही मार मार के सब कब्जा कर लिए। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे आइए, जिस थाली में खाते हैं अक्सर लोग उसी में छेद करते हैं, सुना है कि नहीं सुना है, कितने सारे लोगों का ऐसा कांड भी देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें तब भी होती थी, आज भी होती चली आ रही है। ठीक है, इतिहास पढ़ने का ना फायदा भी जितना उतना नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा है। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति का क्या कार्य है। तो जनगणना का हिस्सा, जनगणना कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोग बचे, कितने लोग आने वाले, सबका पूरा एक डाटा रखना। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। राइट आंसर है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना अधिराज महाराज गुप्त द्वारा, श्री गुप्त द्वारा की गई 275 ईस्वी में। ठीक है, ये 275 ये जो ईस्वी दिया, ये ईस्वी मुझे डाउट लग रहा है शायद 240 है। क्यों, 240 और 280 का टाइम इंटरवल था ना श्री गुप्त का, ये ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि राजन में जो लिखा हो वो सही हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे आइए, सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। सर्वप्रथम किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि को धारण किया था। गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया। तो चंद्रगुप्त ने 319 से लेकर 320 ईस्वी तक गुप्त संवत का प्रचलन किया था। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ पर ये जो गुप्त संवत की बात है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे लोग गुप्त संवत का जो प्रश्न है वो गुप्त वाले श्री गुप्त से लेके चले जाते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर गुप्त संवत की बात की गई, तो नाम ध्यान रखिएगा कि अंपायर के बेस पे मत जाइएगा, नहीं तो गलत कर देंगे आप। महाकवि हरिशेन कौन था। तो ये समुद्रगुप्त का मंत्री था एवं दरबारी था, समुद्रगुप्त का मंत्री था और ये उनका क्या था, दरबारी था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर है, समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही साथ एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आर्यभट्ट है और वारामिहिर है। कौन है, आर्यभट्ट और वारामिहिर। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों का नाम कालिदास, विष्णु शर्मा और क्या कहते हैं विशाखा दत्त भी नहीं थे ना, तो ये सब लिख सकते हैं आप लोग। आगे आइए, नेक्स्ट 30 प्रश्न हो गया। फिर है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था। ये यहाँ पर दिया है कोकल, देखिए क्या दिया है, कोकल दिया है ना, लेकिन मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो मुझे जो है ये महामेघवाहन मिल रहा था। क्या मिल रहा था, मुझे जो नाम मिल रहा था वो क्योंकि मेघवाहन, ठीक है, महामेघवाहन मिल रहा था, और एक मुझे जो नाम मिल रहा था वो खारखेल मिल रहा था। क्या मिल रहा था, खार रवेल, ऐसा कुछ नाम मिल रहा। दो नाम मुझे मोस्टली मैंने कई साइटों पर चेक किया तो ये मिला, ये मुझे कोकल नहीं मिला और बुक में भी नहीं दिखा, इसलिए मैं थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करिएगा आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस पे ज़रूर। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। नेक्स्ट, चालुका और सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी। तो अनिलवाड़ा थे। क्या थी, अनिलवाड़ा। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की है। तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन वास्तविक नाम जो आता है वो नागभट्ट का आता है। किसका आता है, नागभट्ट का आता है। आगे चलें, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। चाहमान राजवंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक कौन था। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था। ध्यान रखिएगा, टाइम इंटरवल भी और नाम भी। आगे आइए 35, पाल राजवंश का प्रथम शासक कौन था। पाल राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो धर्मपाल था। ठीक है, 1770 से लेके 770 से लेके 810 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो क्या था, भूमि कर, लैंड का टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो कृषि था। ठीक है, आगे आइए। राजपूत में कौन से धर्म प्रचलित थे। तो ब्राह्मण और जैन धर्म ज़्यादा प्रचलित थे। राजपूत कालीन क्या है, नवसांग चरिता। देखिए यही है, हिंदी पढ़ने में दिक्कत है मुझे, इस तरह होती है कोई बात नहीं, मेरे सेक्टर में काम में नहीं है, यही इतनी बात है, वरना मेरी तो खूब बेइज्जती होती। तो यहाँ पर दिया है राजपूत कालीन रचित नवसांकचरित, यही लिखा है ना, नवसांकचरित और दशक रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये इसका जो होता है ये प्रथमगुप्त है और 10 रूपक का धनंजय है। ये वाला तो याद है लेकिन ये मुझे नहीं आता, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और मेरी प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी मत जाइएगा, अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करिए बस, ठीक है। मेरा काम हो चुका है इसलिए मुझे बहुत टेंशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आना चाहिए। गलतियाँ हैं मेरी, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ता है ना, दिन भर तो कोड करते हैं, शाम को आके आपको पढ़ाना पड़ता है, मतलब पढ़ाते हैं। आइए आगे चलते हैं। 40 में देखिए क्या है, राजपूत कालीन कला और सत्यापन शैलियाँ कौन कौन सी थीं, तो नाम उल्लेख करिए। तो नागर है, द्रविड़ है, वेसर है, ठीक है। आगे आइए, चालुका वंश की कितनी शाखाएं थी, चालुका वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुका, वितापी के चालुका और वेंगी के चालुका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब ये नाम ऐसे पूछता है, इनके राजा का नाम अलग अलग नहीं पूछता, जल्दी तो नहीं पूछा है, देखते हैं इस बार। कविराज मार्ग और रत्नमालिक किसके द्वारा लिखित कृति है, तो कविराज मार्ग जो है वो अमोघ वर्ष के कारण, और ये प्रथम अमोघ वर्ष प्रथम, और रत्नमालिक जो है वो जिनसेन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, जिनसेन के द्वारा। ये वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आता है, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए चलते हैं, अहोल के क्या है, एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, तो एहोल का जो विष्णु मंदिर है वितापी के चालुका, विष्णु भगवान हमारे हैं, तो उनका मंदिर किसने बनवाया था, वितापी के चालुका ने बनवाया था। आगे आइए, पुलकेशिन द्वितीय कौन सी उपाधि धारण की है, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि को धारण किया है, तो यहाँ पर है पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय, ठीक है, पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय। आगे आइए 45 पे चलते हैं, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य के शासनकाल में भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सलील क्या है, शालिलिक, ठीक है, शालिलिक। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट, हुर्णों ने भारत पर आक्रमण किस शासनकाल में किया था, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था, तो पुरुगुप्त था, कौन था, पुरुगुप्त था। आगे आइए, चीनी यात्री फैहान किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हमारी इंडिया में आया था फैहान। नेक्स्ट, चीनी यात्री फैहान का वास्तविक नाम क्या था, कुंग नाम था, इसका जो रियल नेम था वो था कुंग। आगे बढ़ते हैं, फयान का अर्थ क्या होता है, फयान का अर्थ होता है धर्म गुरु अथवा धर्म रक्षक, ठीक है, धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक तो स्कंदगुप्त था, एक अच्छा और अंतिम योग्य शासक जो था वो स्कंदगुप्त था। हूण आक्रमणकारी कौन थे, तो हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगली समूह के थे, ठीक, बर्बर जाति के जो लोग थे वही थे ये। आगे चलते हैं इसी के साथ, पुष्यमित्र वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, तो हर्षवर्धन था, कौन था, हर्षवर्धन था। इनका कुत्ता रात में भौंकता रहता है। आगे चलो देखते हैं नेक्स्ट, फिर यहाँ पर क्या है, आप लोग मेरी आवाज़ सुनिएगा, उसकी आवाज़ से मत जाइएगा, क्या ही कर सकते, भगा नहीं सकते। मेरा तो मन करता है रोज़ जाके उसको 2 ठींट लगा के आएँ, दिन भर भौंकता रहता है, मेरी मीटिंग चलती रहती तब भी भौंकता रहता है, जब देखो तब। मेरे तो अपने ऑफिस से भी डांट पड़ गई है कि शालिनी कहाँ रहती हैं आप। चलिए आइए, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, झेलना पड़ रहा है। हर्ष के शासनकाल में प्रांत को क्या कहा जाता है, तो हर्ष के शासनकाल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भुक्ति कहा जाता है। 55 आइए, हर्ष के समय किन्हीं 2 विद्वानों का नाम बताइए, एक बाणभट्ट और एक दिवाकर, ठीक है, बाणभट्ट और दिवाकर। आपको जो कुछ और भी नाम याद हो लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं का कोई यही स्पेशली लिखना है। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी कितने राजपूत कुलों का उल्लेख करती है, तो 36 राजपूत के जो कुल हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। आगे आइए, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था, इनका नाम था खजुराहो, क्या नाम था, खजुराहो। आगे चलिए, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्रता का शासक कौन था, तो श्रीयक और श्रीहर्ष था, श्रीयक और श्रीहर्ष था। नेक्स्ट 59, गढ़वालों द्वारा सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था, तो गोविंद चंद्र था, कौन था, गोविंद चंद्र। नेक्स्ट, जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो जयचंद्र जो है ये जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो जयचंद्र चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ, किसके, चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। फिर है अवंती सुंदरी कौन थी, अवंती सुंदरी नाम इतना बढ़िया है, एक विदुषी महिला थी, कौन था, विदुषी महिला थी। ऐबक का राज्यरोहण कब हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण कब हुआ, वही होगा, तो ऐबक का राज्यरोहण 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ। चालिशा क्या है, तो 40 तुर्की सरदारों का गुट है, चालिशा क्या होता है, 40 तुर्की सरदार थे उनका ये एक गुट है, उसका नाम चालिशा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। सल्तनत कालीन पहली कौन महिला शासक, रजिया सुल्तान। ये प्रश्न पेट और वीडियो और तमाम पेपरों में बहुत आता है,
खिलजी वंश का प्रथम शासक का जो टाइम इंटरवल था वो कब था, तो 1290 से लेकर 1320 ईसा पूर्व तक ये लोग रहे थे। फिर है 67, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो 1990 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नरीशुद्दीन खुसरो। कौन था, नरीशुद्दीन खुसरो। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था, इब्न बतूता इमली का नहीं, कुछ और था, याद नहीं आ रहा है, 1333, ठीक है। आगे चलिए, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सैयद वंश की स्थापना किसने थी, खिज्र खां ने की थी। किसने की थी, खिज्र खां ने की थी। 71, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है, तो सिकंदर लोदी का। किसका है, सिकंदर लोदी का है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर बहलोल लोदी ने। किसने किया था, बहलोल लोदी ने। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य के लिए किस राज्य का प्रकार था, तो यहाँ पर प्रधान धर्म प्रधान राज्य। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 20 यूनिट में 73 क्वेश्चंस करवा दिया है। रिकॉर्डेड क्लास में ये रहता है कि शांति से क्लासेस अच्छे से हो जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है क्या दिया है, नूर सिपेहर और तुगलकनामा की रचना किसने की है, तो अमीर खुसरो ने की है, ठीक है, अमीर खुसरो ने की है। इनसे प्रश्न जो है अमीर खुसरो का हिंदी का जब टेट का पेपर तैयारी करोगे आप ना, तब थोड़ा ज़्यादा आता है। राज तरंगी किसकी है, कल्हड़ की। ये फर्स्ट सेमेस्टर में खूब पढ़ा है आप लोगों ने। सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे, सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे। जो टैक्स था, खस्म का था, जजिया का था, जकात का था और खराज का था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल 1206 से 1526 में मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो 5 राजवंश आए थे। कितने थे, कुल मिलाकर 5 आए थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किस चालुका नरेश ने पराजित किया था, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने चालुका के नरेश ने हराया था। 79, आइए क्या दिया है, राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासक का नाम बताइए, तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, तारावर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष। आप कोई भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है, चोल वंश के 4 प्रमुख शासक का नाम बताइए। चोल वंश के 4 प्रमुख शासक का नाम बताइए, तो यहाँ पर है आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग। क्या है, कोलोतुंग। पल्लवकालीन मित्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है, तो ये है महेंद्र वर्मन के द्वारा, ठीक है। ये पल्लवकालीन याद रखना, तब आपको आ जाएगा। आगे आते हैं, वेंगी के चालुका राजवंश के संस्थापक कौन है, तो विष्णुवर्धन है। कौन है, विष्णुवर्धन। वितापी के चालुका राजवंश की स्थापना किसने की है, जयसिंह ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आता है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी, कांची में थी। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, राइट आंसर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी में। ये जो है कब से लेके कब तक है, स्वतंत्र हिजरी संवत 53 वर्ष पूर्व जो है अरब के मक्का नगर में हुआ था। इनका जो मंदिर है वो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, यूट्यूब में ही देखा है मैंने भी, वैसे रियल में कहा तो वो थोड़ा देखने में बड़ा अच्छा लगता है फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं, 86 देखिए, गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो यामिनी वंश के नाम से। किस नाम से, यामिनी वंश के। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं, तो 5 बताए गए हैं। 5 का मतलब यहाँ पे कलमा, नमाज, जो रोजा, जकात, हज। दिन भर में जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं ये 5 बार नमाज पढ़ते हैं, यही इनका ये चीज़ है, 5 बार ये नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 5 बार ये अपने भगवान की पूजा दिन भर में करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से जानी जाती है, तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय से जानी जाती है। आइए आगे नेक्स्ट, सल्तनत काल ने भारत को क्या कहा था, सल्तनत काल ने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया है ये। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खुद ये गुलाम था, दास था, इसी वजह से इसने गुलाम वंश की स्थापना शुरू कर दी। लाख बख्श लाखों का दान करने वाले उपाधि किसको दी गई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, ठीक है। ये लाखों का दान करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। भक्ति संतों का मूलाधार क्या था, तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना है। भक्ति से जो भक्ति वाले सूफी संत, भक्ति संत ये लोग ईश्वर से कैसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, यही सब इनका काम था। भक्ति आंदोलन के संतों का नाम तो रामानुज है और निम्बार्क है, रामानुज और निम्बार्क है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। फिर उसके बाद है, बहमनी राज्य में कुल कितने शासक का राज्य था, तो 14 था। टोटल कितना था, 14 था। आगे आइए देखते हैं 97, बहमनी राज्य में कौन से रूसी यात्री ने भ्रमण किया था, तो एथेंसियम निकेतिन। किसने किया था, एथेंसियस निकेतिन
नेक्स्ट है बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में किए गए राज्यों का उदय। तो यहाँ पर 5 है, बीदर है, बाबर है, बीजापुर है, अहमदनगर है और गोलकुंड है। आगे आइए, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। गुलबर्गा गुलबर्ग दोनों सही है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर के हरिहर और बुक्का ने की थी, दोनों भाइयों ने की थी, बहुत बार बताया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। ये है कितना एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, नहीं प्रश्न बहुत ज़्यादा है, अरे बड़ा प्रश्न है एक बात अति लघु उत्तरी में। तो कितना प्रश्न है, एक सेकंड देख लेते हैं। ये टोटल है 265 प्रश्न है। कोई बात नहीं, 100 हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में फिर 100 कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 65 और बचेगा, वो कर लेंगे। तो हमारा ये लगभग जो है 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको करवा दूंगी, परेशान नहीं होएगा। ये रही आपकी क्लास। आज 100 क्वेश्चन हमें किया, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आपको 25 मिनट की मैंने क्लास दी है, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे, और ज़्यादा कर लेंगे, 120-30 कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए, और कुछ आपको करना नहीं है। आप इंपॉर्टेंट रिवाइज करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके साथ हम लोग लाइव आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया जरूर से ज़रूर लाइक कर दें।